उससे जब न्यूक्लियस खुद ही ब्रेक किया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं किया, तो इसका ब्रेक होने से पहले जितना मोमेंटम अगर जीरो था, इसका इनिशियल मोमेंटम जो हमने देखा अभी m+m, तो इसका मास हो गया और इसका वेलोसिटी इनिशियल जीरो था, तो ये जीरो आया। और जब इसमें दो पार्ट में इसको हमने देखा कि ये टूटा, ये छोटा वाला m और ये कैपिटल M, तो ये m जो था m इंटू वी, कैपिटल V, और m इंटू स्मॉल v, ये भी इक्वल किसके हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। यानी कि जितना इनिशियल है मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया है। तो ये माइंड हमेशा होना चाहिए कि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है। अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि मोमेंटम इसका कंजर्व नहीं रहेगा। तो ये कंजर्वेशन का हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसमें कोलिजन का क्या मीनिंग है और कोलिजन कैसे जो है इसमें होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इसमें होगा कोलिजन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का जो है, ये कोलिजन जब आप देख लेंगे, ये कोलिजन जो है इसका इनफैक्ट ये लास्ट ही टॉपिक है कोलिजन इस यूनिट का, इस चैप्टर का। तो उसके बाद हम लोग इस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वगैरह बनाएंगे। लेकिन ये अभी जो है इस टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है कोलिजन। कोलिजन में थोड़ा सा बहुत तरह की बातें होगी हमारे पास कोलिजन में। तो उस कोलिजन को समझने के लिए हम आपको एक डायग्राम अभी शेयर करते हैं। अब कोलिजन से रिलेटेड चीज है कोलिजन। कोलिजन कहते किसको हैं ये हम आपको बताएंगे, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हम इस पे बात करेंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन एंड व्हाट इज द एनर्जी रिलेशन, एनर्जी की भी हम बात करेंगे। जब ये कोलिजन होगा उस समय एनर्जी की बात करेंगे, बिफोर कोलिजन भी एनर्जी की बात करेंगे, बिफोर कोलिजन एनर्जी की बात होगी, बिफोर कोलिजन एनर्जी, एंड आफ्टर कोलिजन भी एनर्जी की बात करेंगे। ये तीन टॉपिक हमारा अभी इसमें है, ये बात करना है। आफ्टर कोलिजन एनर्जी क्या होगी इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कोलिजन किस तरह का है। देखो इसमें जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट इसमें दो तीन बातें ही आपको ध्यान में रखने वाली है। एक कि आपको XCM, YCM एंड ZCM निकाल लिया जाए। दूसरा जो कि जो आपका सिस्टम है उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका सिस्टम पे एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है सिस्टम पे, बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है सिस्टम पे, देन उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। फिर एक चीज हमने और देखा था कि जब कोलिजन होता है खुद अपने आप फट जाता है कोई चीजें, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है पहले जैसे रहता है बाद में भी वैसे ही रहेगा, उसके मोशन में कोई चेंज नहीं होता है सेंटर ऑफ मास के। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल जो अलग अलग टूट के गया है उसका मोशन अलग अलग होगा, उसका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, उसका एक्सेलरेशन चेंज कर जाएगा, बट सेंटर ऑफ मास का जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। अगर वो सिस्टम खुद ही फटा है, उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली होती है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग और सिस्टम और नॉट। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर लिए तो माइंड में ये सेट हो जाएगा कि इसका मोमेंटम कंजर्व होगा, कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी जो है उसके सेंटर ऑफ मास की बाद में भी होगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया है तो। अब इसको कोलिजन में हम एक्सप्लेन करते हैं इसका क्या मीनिंग है। यहां भी हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये पहला इसमें बहुत सारे एजम्पशन होते हैं, बिना एजम्पशन के हम कैलकुलेशन जो है नहीं कर पाएंगे। ये हमारा है, ये हमारा स्मूथ सरफेस है, ये दिस सरफेस इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें। और ये स्प्रिंग जो है ये मासलेस है, इसमें कोई मास नहीं है इसके पास, ये मान लेते हैं स्प्रिंग इज मासलेस। ये दो कंडीशन है इसमें, ये दो कंडीशन अगर नहीं होगा तो अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो कंडीशन वैलिड नहीं है। ये दो कंडीशन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि स्प्रिंग इज मासलेस एंड दिस सरफेस इज स्मूथ, जिसपे दो ब्लॉक M1 एंड M2 रखा हुआ है, जिसका
एक ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक ए है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है। ये जो मास m1 है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है और m2 जो है ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1, कंडीशन 1 ये है कि v1 इज ग्रेटर देन v2। ये v1 का जो वेलोसिटी है, जो एक ही रास्ते पे दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, m2 के साथ एक स्प्रिंग अटैच है और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है। अब आपका v1 ग्रेटर देन है v2 से, तो क्या होगा, ये कुछ टाइम के बाद ये m1 आके इससे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग से टच कर जाएगा, यहां पे आएगा और ये ऐसा होने से ये क्या हो जाएगा, ये इससे होके ये m1 जो है इससे होके टच कर जाएगा। फिजिकल कंडीशन समझना, खाली क्या होगा, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ये m1 आया, इससे टच हो गया। मान लिया जिस समय ये टच हुआ किसी टाइम पे, मान लिया t1 टाइम पे, ये क्या हो गया, इससे टच कर गया, ये टच किया। अब आप क्या देखेंगे कि जब ये टच किया, ये v1 ज्यादा है तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग को ये दबाएगा। दबाने से क्या होगा, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं v2 जिसका वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी और इसका v1 का वेलोसिटी क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। यानी कि v1 जो है, जब इस पे आप दबाएंगे स्प्रिंग से, स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी ना, आप अगर ब्लॉक इसको स्प्रिंग को इधर के तरफ दबाएगा तो स्प्रिंग इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाना शुरू करेगी। तो जब स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी टुवर्ड द लेफ्ट, अ ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड द राइट, तो इस v1 का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। v1 ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। v1 डिक्रीज है, v1 आपका डिक्रीज होने लगेगा और v2 क्या होगा, ये इंक्रीज होने लगेगा। ये इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होने लगेगा। ओके, ये इंक्रीज होने लगा। अब क्या होगा, स्प्रिंग ये आपकी कंप्रेस हो रही है, v1 का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये v2 भी मूव कर रहा है इधर से, तो अब एक टाइम आएगा आपका, एक टाइम आएगा कि स्प्रिंग जो है अपने मैक्सिमम दबाव के तरफ पहुंच चुका होगा। जितना स्प्रिंग दब सकता है उतना दब जाए। अब मेरा लॉजिक आप सिर्फ बताइएगा जवाब। जितना स्प्रिंग को दबना था इस m1 के थ्रू, स्प्रिंग जो है दब गया, लेकिन ये ब्लॉक रुकेगा नहीं अभी, ना m1 रुका है ना m2 रुका है। जब स्प्रिंग की जितनी कैपेसिटी थी दबने की m1 के वजह से, जब वो स्प्रिंग दब जाएगी पूरा कंप्लीट, जितना दबने की कम कैपेसिटी है मैक्सिमम जो इसमें दब गया, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसके वजह से जब स्प्रिंग दब गई जितना दबना है, उस कंडीशन में m2 एंड m1 की वेलोसिटी क्या होगी, ये बताइए। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 में। देखिए, ये ब्लॉक m1 और m2, पहले जो m1 इसको कंप्रेस करके मैक्सिमम इसको जितना दबाव दे सकता था दे दिया। देखो, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएगा उस कंडीशन में इस दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अगर ये वेलोसिटी डिफरेंट हुई तो ये कंप्रेशन इसमें होता रहेगा। अगर दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो अगर ये m1 का वेलोसिटी ज्यादा है m2 से, जब तक रहेगा, जब तक m1 की वेलोसिटी m2 से ज्यादा है तब तक इसमें कंप्रेशन होता रहेगा। एंड कंप्रेशन जब इसमें उसी समय रुक जाएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एट दैट इंस्टेंट ओनली द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज स्टॉप्ड, कंप्रेशन इसमें रुक जाएगा। यानी कि जब कंप्रेशन रुकेगा तो दूसरा कंडीशन में होगा व्हेन मैक्सिमम कंप्रेशन m1 and m2 will have
सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन अलग रहेगा, एक ही डायरेक्शन में जब इस स्प्रिंग में पूरी एलोंगेशन कंप्रेशन हो जाएगी तो उस कंडीशन में दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जब इसमें कंप्रेशन तो हो गया, वेलोसिटी तो सेम हो गई दोनों की, अब क्या होगा, जितना स्प्रिंग को आप दबा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है, मैंने इसको हाथ से ऐसे दबाना शुरू किया, जितना दबा सकते हैं दबा दिए, अब उससे ज्यादा दबा नहीं सकते। अब जब हाथ को हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो स्प्रिंग अब ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगेगी और ये हाथ मेरा ऊपर ऐसे जाने लगेगा, इस तरह से फोर्स लगने लगेगा। पहले तो दबाया इसको जितना दबा सकते थे वेलोसिटी से, लेकिन फिर उसके बाद ये स्प्रिंग जब ये रिलैक्स मोड में आने लगेगी, जब एक स्प्रिंग जो है ये हमारा रेस्टोरिंग फोर्स लगाने लगेगा, तो फिर ये जो है ऐसे आके फिर ये रिलैक्स मोड में आ जाएगा। उसी कंडीशन को यहां आप समझिए कि दबाव तो इस पे हो गया स्प्रिंग पे यहां पे, लेकिन जब स्प्रिंग अब अपना कंप्रेशन रिलीज करेगी, ये स्प्रिंग यानी कि अब ये स्प्रिंग इधर के तरफ फोर्स लगाने लगेगी, तो इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है इस कंडीशन में ये हमने मान लिया कि ये v है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है। पहला कंडीशन था कि v1 बड़ा था v2 से, दबते दबते क्या हो गया, दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई v। तीसरा कंडीशन ये हो गया, थर्ड कंडीशन, कि आपका जो ये v, थर्ड कंडीशन आई एम राइटिंग इट हियर, थर्ड कंडीशन क्या होगा कि जब ये स्प्रिंग जो है ये अपना कंप्रेशन रिलीज करेगा, जब कंप्रेशन ये रिलीज करेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या आएगा कि ये जो ब्लॉक जिस वेलोसिटी से जा रहा था, जब इस पे इस साइड से दबाव पड़ने लगेगा इस ब्लॉक पे, तो इसकी वेलोसिटी अभी जो v है उससे क्या होगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, ये बताओ। ये v वेलोसिटी है, अभी दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। अब इस स्प्रिंग ने इस ब्लॉक को इधर फोर्स लगाना शुरू किया, तो इस v, अब नया वेलोसिटी जो इस ब्लॉक का होगा, इस वेलोसिटी से v से ज्यादा होगा m1 का या कम होगा, ये बताओ, वेदर इट विल बी मोर और लेस। देखिए, यानी कि आपका जो है नया जो वेलोसिटी इसका m1 का होगा वो हो गया v1 डैश, v1 डैश विच इज लेस देन v, इस वेलोसिटी से छोटा हो गया। बट इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v2 डैश, v2 डैश विल बी ग्रेटर देन v, जो कॉमन वेलोसिटी था उससे बड़ा हो जाएगा। हमने तीन कंडीशन पढ़ा, फिर से समझिए। ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था, v1 इज ग्रेटर देन v2, पहले ये v2 वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऐसे जा रहा था, ये ऐसे चल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये v1 ने इसको धक्का मारा इसके स्प्रिंग में पीछे साइड से आके यहां से, तो देखा कि ये धक्का लगते 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 एक समय आया कि अब स्प्रिंग ने क्या है कि अब फर्दर इसमें कंप्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो जब कंडीशन आ गया सेकेंड वाला, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, m1 एंड m2 दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। लेकिन जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन को स्प्रिंग आ गई, तो उसके बाद फिर ये क्या करेगी, स्प्रिंग रेस्टोरिंग फोर्स लगा के इस ब्लॉक को धक्का देना शुरू करेगी इधर से, आगे से, फ्रंट से। तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो हमने तीन कंडीशन यहां पे देखा। अब इस तीनों कंडीशन का फिजिकल एनालिसिस क्या है, इस तीनों कंडीशन का, अब इस तीनों कंडीशन का हम आपको फिजिकल एनालिसिस बताने चाह रहे हैं कि फिजिकल एनालिसिस का क्या मतलब है इस तीनों के कंडीशन में, फिजिकल एनालिसिस। अब इसमें हमें पहले बात ये समझिए कि इसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा है, ये खुद ब खुद क्या हुआ है, ये चल रहा था, यहां आकर के टकरा गया, ये सारा सेल्फ हो रहा है, इसमें कुछ बाहर से हम कुछ कर नहीं रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन रहता तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाता, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये फ्रिक्शन है नहीं, स्प्रिंग का मास भी नहीं है, मास भी हटा दिया है स्प्रिंग का, कि ताकि जो है हमको इसके वजह से, मास के वजह से भी इसमें जो स्प्रिंग के मास हो जाएगा तो फिर इसमें क्या होगा कि इसमें बात अलग हो जाएगी, स्प्रिंग का मास लेस स्प्रिंग लिया हुआ है।
तो अब इनिशियल मोमेंटम कंडीशन 1 में अगर हम मोमेंटम की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। पहले कंडीशन में तो यही था, v1 वेलोसिटी से जा रहा था, इसका मास m1 है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास m2 है, तो इनिशियल मोमेंटम ये हो गया। उसके बाद इंटरमीडिएट कंडीशन पे जब हम आए, दोनों का वेलोसिटी क्या हुआ, सेम हो गया, m1v प्लस m2 इंटू वी हो गया, कॉमन वेलोसिटी से चलने लगा ये फिर क्या होगा आपके, जब अलग हो गया ये मास अलग होगा, उसके बाद जो वेलोसिटी हुआ वो m1 v1 डैश प्लस m2 इंटू v2 डैश। ये तीन कंडीशन में मोमेंटम है। कंडीशन नंबर 1 ये मोमेंटम हमारा है, देन कंडीशन नंबर 2 ये वाला मोमेंटम है, कंडीशन नंबर 2, देन कंडीशन नंबर 3 तीसरे कंडीशन वाला मोमेंटम है हमारा ये, दिस इज द कंडीशन नंबर 3 मोमेंटम। और ये सारे मोमेंटम क्या है, एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स होता देन दिस मोमेंटम विल नॉट बी सेम। अगर इसमें आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाता तो ये तीनों मोमेंटम सेम नहीं होता, ये तीनों अलग अलग हो जाता। क्या होता ये पता नहीं, उसका कैलकुलेशन फिर डिफरेंट हो जाता। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम खुद कोलाइड किया है, बाहर से इसको किसी ने फोर्स नहीं किया है कि तुम कोलाइड हो जाओ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका कि ये मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखेंगे तो जो मोमेंटम दोनों बॉडी का है, सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू आफ्टर एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के, 3 इंस्टेंट हमने यहां पे लिया है, तीनों इंस्टेंट में मोमेंटम क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया है। अब इसकी हम एनर्जी की भी थोड़ा बात करें। ये तो समझ गए कि आपको जो है इसमें कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा है, तो इस कंडीशन में इसका हमारा तीनों मोमेंटम क्या है, सेम है। अब थोड़ा हम इसकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि इसके एनर्जी का क्या बात होगी अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो। अब सबसे मान लीजिए हमारे पास, अब इसमें अगर मान लो कि हम कोई कंडीशन की बात करें कि एक कंडीशन हम लेते हैं, सपोज करिए कि ये ब्लॉक जो है हमारा, इसको हम यहां से इरेज ही कर देते हैं, देखिए पूरा ही इरेज हो गया, खैर कोई नहीं, रहने लगा। तो ये मान लीजिए अगर आपके पास, हमने क्या किया, सपोज करिए कि ये m1 v1 वेलोसिटी से जा रहा था, इस ब्लॉक में जब ये टकराया तो उस समय भी ये मैक्सिमम वाला एलोंगेशन नहीं है। मान लीजिए कि एक्स किसी इंस्टेंट पे हमने देखा एलोंगेशन है, मैक्सिमम वाले की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। किसी समय जब इससे ये हुआ, ये ब्लॉक आके इससे टकराया, तो इसमें स्प्रिंग में जितना इसने दबाव डाला, कंप्रेशन डाला, उसको मान लीजिए एक्स है, ये किसी इंस्टेंट पे एक्स है, एक्स हो गया एलोंगेशन। अब जब ऐसा हो रहा होगा तो उस समय मान लीजिए m1 का वेलोसिटी u1 है और m2 का वेलोसिटी u2 है। ये मान लीजिए वेलोसिटी किसका है, m2 का है, और ये वेलोसिटी आपका m1 का है। अब हम थोड़ा दूसरे, जिस समय ये टकराया इसको, स्प्रिंग को, x इसमें दबाव डाला इसने, तो उस कंडीशन में इस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है, और इस ब्लॉक m2 की वेलोसिटी मान लीजिए उस समय u2 हो जाता है, कोई वैल्यू हो जाता है, u2 हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है ये 6 मीटर पर सेकेंड हो, इस तरह से कोई वैल्यू हो जाता है। अब अगर आपको कहा जाए कि इसका टोटल एनर्जी लिख दीजिए अभी इस कंडीशन के लिए, तो कैसे लिखेंगे आप, स्प्रिंग का एनर्जी क्या होता है, 1/2 kx² होता है, एक्स एलोंगेशन है, ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी लिखिए m1 u1², दूसरे का लिखिए 1/2 m2 u2² लिख दीजिए, और इसको हमने E से लिख दिया। ये एनर्जी, इतना ही एनर्जी होगा इसके पास, और कोई एनर्जी नहीं है। ग्रेविटेशन की वजह से नीचे कुछ नहीं है, जा रहा है, जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं है इसमें, क्योंकि ये हमारा ये रेफरेंस लाइन है ना, ये ऊपर जा नहीं रहा है, नीचे जा नहीं रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा इसके मास के, खाली काइनेटिक एनर्जी है इसके पास।
इस मास के पास, और स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है विथ दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने, 3 एनर्जी है। अब एक कंडीशन और बताइए, ये ई क्या है? टोटल एनर्जी है। ई इज टोटल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब मुझे बताओ, ये ई क्या है? टोटल एनर्जी है। अब मान लेते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि स्प्रिंग जो है हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन को हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें हो गया स्प्रिंग में, तो उस समय एनर्जी कितना लिखेंगे? जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, अभी लिखे थे, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, तो उस एनर्जी को क्या लिखेंगे? हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर हो गया। और जब मैक्सिमम इसमें कंप्रेशन हुआ था, तो m1 का वेलोसिटी और m2 का वेलोसिटी दोनों क्या हो गया था? सेम हो गया था। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखो, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर m2 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, तो इसीलिए दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, सेम हो गया। या इसको भी हम ई ही कहेंगे, ये भी टोटल एनर्जी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर इक्वल टू ई। वी इसमें से कॉमन लिए, दोनों में से सेम था। ये दूसरा वाला कंडीशन हो गया, ये भी इसी एनर्जी के इक्वल होगा। ये तीसरा कंडीशन क्या था हमारा, बताओ? तीसरा एक कंडीशन हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग जो है पूरे तरह रिलैक्स हो गई। मतलब स्प्रिंग को पहले हमने ऐसे, ये स्प्रिंग है, इसको ऐसे दबाव डाला, अब इसको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, जितना नेचुरल लेंथ पे था स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया। व्हेन स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, जब ये नेचुरल लेंथ पे आ गया, जब आपकी स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ पे आ गई, यानी कोई एलोंगेशन नहीं है इसमें, एक्स हो गया 0, कोई ना एलोंगेशन है ना कंप्रेशन है, एक्स हो गया 0। तो अब इस समय जो आप इसके एनर्जी को लिखेंगे, जब इसका क्या हो गया कि टोटल एलोंगेशन जो है इसका इसमें नहीं है, 0 हो गया, तो अब उस समय जो वेलोसिटी थी क्या थी इसकी? हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये v1 डैश था, ये v1 डैश का स्क्वायर प्लस मान लिया उस समय वेलोसिटी ये है m2 v2 डैश का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये भी ही हो जाएगा, क्योंकि अब स्प्रिंग में तो कोई एनर्जी ही नहीं है, सारा का सारा ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये रहेगा। तो ये हमारा 3 तरह का एनर्जी निकल के आया। एक एनर्जी वो जब स्प्रिंग हमारा दब रही थी उस समय का लिखा, एक उस समय लिखा जब मैक्सिमम दब गई स्प्रिंग, ये कंडीशन है मैक्सिमम उस समय। एक लिखा जब स्प्रिंग रिलैक्स है, इसमें ना तो कंप्रेशन है और ना इसमें क्या है, एलोंगेशन है, तो उस समय जो है आपका न कंप्रेशन है न एलोंगेशन है, तो उस समय स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब एक्स का वैल्यू आपका 0 है, तो उस समय जब एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपकी 3-4 कंडीशंस की हमने बात करी। स्प्रिंग के अंदर टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, कोलिजन अगर हमारा इलास्टिक, कोलिजन अगर हमारा कैसा है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनली कोलाइड हो रहा है, तो उस समय एनर्जी की बात करी, टोटल मोमेंटम की हमने बात करी है। अब नेक्स्ट डे जो हम बात करेंगे, इसी कोलिजन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन का क्या मीनिंग होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का क्या मीनिंग है, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये 3 चीजें हम कल बात करेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल कंटिन्यूएशन में देखेंगे। थ्योरी जो है कल जो है हमारा जो है इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके।